इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 99.4% के लिए मैंने किस तरह की अपनी प्रिपरेशन की थी, मैं क्या रिसोर्सेज फॉलो करती थी, क्या क्या जो भी इस साल क्लास 10th में है उनके लिए दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोल रही हूँ एकदम जेन्युइनली बता रही हूँ और एकदम सच बता रही हूँ। मैंने आर.डी. शर्मा नहीं की थी, मैंने हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, आई एम आर्या एंड आई हैव सिक्योर्ड 99.4% इन क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्जाम्स। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज बच्चे जो भी इस साल क्लास 10th में आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 99.4% के लिए मैंने किस तरह की अपनी प्रिपरेशन की थी, मैं क्या रिसोर्सेज फॉलो करती थी, क्या क्या यूज़ करती थी। आई विल बी टेलिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। तो आई थिंक जो भी इस साल क्लास 10th में है उनके लिए दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, सो दैट आपको आगे की वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बिकॉज आप जो भी यहाँ पे कमेंट में बताओगे उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन दिस वीडियो ऑल्सो कि आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरा मोड ऑफ़ प्रिपरेशन क्या था। तो देखो, आज तक मतलब क्लास 9th तक तो मैंने कोई भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसको कि ऑफ़लाइन वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता। जितना भी मेरा स्कूल में हो जाता था आई वॉज सफिशेंट विद दैट। और भी कुछ अगर मुझे डाउट होता था, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा जानना होता था, सो आई वॉज रेफरिंग टू यूट्यूब एंड नथिंग एल्स। जब मैं क्लास 10th में आई, सो आई थॉट बिकॉज दिस इज़ अ बोर्ड क्लास आई शुड रेफ़र टू समथिंग। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन चूज़ किया बिकॉज़ मैं ऑफ़लाइन के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो आई चोज़ ऑनलाइन। ओके, सो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है दैट ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन में से आई चोज़ ऑनलाइन। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन में भी क्या मैंने यूट्यूब किया था, पेड बैचेस किए थे, और कौन सा किया था। सो लेट मी टेल यू, आई हैड टेकन द पेड बैचेस एंड उसमें से भी कौन सा, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। एंड डेफिनेटली अभी क्योंकि मई स्टार्ट हो चुका है तो डेफिनेटली सभी ने ले ही लिया होगा अपने सारे बैचेस को। बट स्टिल मतलब मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आने के बाद मुझे वीडियो बनाना चाहिए। सो अभी मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि मैंने ये किया था। देन यू कैन डेफिनेटली इसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन में PW है एंड नेक्स्ट टॉपर्स है, राइट। तो मैं भी जब क्लास 10th में आई थी, यहीं मतलब एक साल पहले की तो बात है, तो यहीं पॉपुलर थे एंड आई वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज़। देखो, अगर कोई बच्चा क्लास 9 से ही ऑनलाइन कोई बैचेस ले रहा है तो उसको ऑलरेडी आइडिया होता है कि हाँ, मतलब वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे वही वाला बैच लेना है, आई विल बी फॉलोइंग देम ओनली। बट मैं ऐसी थी कि मैंने कुछ नहीं लिया था 9th में, मैं सेल्फ़ स्टडी के ऊपर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी। तो मैं इतनी कंफ्यूज थी ड्यूरिंग माई क्लास 10th कि मैं किसको फॉलो करूँ। एंड इसी कन्फ्यूजन में पढ़ के मैंने एक्चुअली दोनों ही बैचेस परचेज़ कर लिए थे। एंड आई डोंट थिंक कि ये करने की ज़रूरत है। आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, वैसे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, बट मैंने दोनों ले लिए थे। सो अब बात आती है कि मैंने दोनों बैचेस को कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया था। मैंने अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से टीचर्स को सिलेक्ट करके मैंने उनसे पढ़ा था। सो आई वॉज़ नॉट फॉलोइंग द होल बैच एंड आई डोंट थिंक ये इवन पॉसिबल भी होगा कि आप दोनों ही बैचेस के लेक्चर देख रहे हो। मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। सो आई वॉज़ डूइंग इट अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। अब आ जाते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। लेट मी क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के नाम और कुछ बेसिक सी चीज़ें ही बता दूंगी, बट बाकी की डिटेल्ड चीज़ें कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई विल बी शेयरिंग दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, लास्ट में आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो टू एस गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आने से पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टीचर। मैं दिल से हर एक टीचर को रिस्पेक्ट करती हूँ एंड हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड डेफिनेटली हर एक इंसान को अलग अलग फ्रीक्वेंसी उनकी रहती है, तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को अलग अलग टीचर से अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं जिन भी टीचर्स का नाम लेने वाली हूँ वो मुझे लगता है और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड मुझे उनके साथ अच्छे से समझ में आता था। सो दैट्स वाई आई वॉज फॉलोइंग देम।
आप ये मत सोचना कि किसी और को फॉलो कर रही हूँ, ये अलग चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्या इसको छोड़ दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जिस चीज़ से अच्छा लगता है, आपको जिन टीचर से अच्छा लगता है, यू विल डेफिनेटली फॉलो देम, और आपको उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। मैं जस्ट मेरा ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश में मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि मेरा कम्युनिकेटिव था, इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो कोर्स ए वाला होता है, तो मेरा वो वाला था। सो इंग्लिश कम्युनिकेटिव में मैंने सबसे पहले तो पीडब्ल्यू को फॉलो किया था। पीडब्ल्यू में अनुराग सर है, अनुराग सर से मैंने इंग्लिश कम्युनिकेटिव को फॉलो किया था। बट सबसे ज़्यादा चीज़ तो मतलब ओवरऑल चीज़, सारी चीज़ मेरे स्कूल से हो जाता था, बिकॉज़ हमारे स्कूल के जो टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब एमसीक्यूज़ के थ्रू सारे के सारे कंटेक्स्ट क्लियर करवा देते थे, हर एक चीज़ स्कूल से क्लियर हो जाती थी। बस थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिफ़ाइन करने के लिए, ब्रश अप करने के लिए मैं अनुराग सर के लेक्चर्स देख लेती थी। सो यू कैन फॉलो इट, बिकॉज़ ज़्यादातर स्कूल्स में आपका कोर्स बी चलता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर चलता है, तो उसके तो लाइव क्लासेस होते थे, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाते थे, तो आई वाज़ फॉलोइंग दैट। एंड ग्रामर के लिए भी मैं मतलब सर के जो अनुराग सर के जो लेक्चर्स होते थे उसको देखती थी, उनसे कंसेप्ट क्लियर करती थी। एंड फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन फॉलो दी PYQs, और जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं डिटेल चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। देन अगली बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आई फॉलोड नेक्स्ट टॉपर्स, यानी कि शोभित भैया से मैंने मैथ्स पढ़ी थी। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच डिमांड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको ज़रूरत होती है मैथ्स में। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे मेरे कुछ जूनियर्स थे, वो पूछते थे कि RD शर्मा करते थे क्या, RS अग्रवाल करते थे क्या। तो मैं जेन्युइन आंसर बताने वाली हूँ। देखो, मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोल रही हूँ एकदम जेन्युइनली बता रही हूँ और एकदम सच बता रही हूँ। मैंने RD शर्मा नहीं की थी, मैंने ख़रीदा था बट मैं उसका फर्स्ट चैप्टर करके उसके बाद नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि बैच का कंटेंट सफिशिएंट है। बट अगर आपके पास टाइम बच रहा है आफ्टर डूइंग NCERT एंड ऑल, आप ज़रूर करना। मतलब मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उसके बारे में इतना परफेक्टली नहीं कह सकती हूँ। बट इफ़ यू थिंक कि वो बेनिफिशियल होगा, एंड ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि मैथ्स में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। बट मेक श्योर कि आप पहले NCERT करो, उसके एग्जाम्पल्स करो। एग्जाम्पल्स को बिल्कुल स्किप मत करना। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स ज़रूर करना। और इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास टाइम हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी अदर रेफरेंस बुक्स। अब मैं क्या करती थी कि जो NCERT थी उसके एग्जाम्पल्स थे उतना, एंड बैच में जो भी भैया पढ़ाते थे उतना मैं करती थी। बिकॉज़ चाहे कोई भी बुक हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, हर एक बुक में जो भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो छाँट के वो खुद ही बैच में करा देते थे। तो आई थॉट कि क्यों ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वो करा रहे हैं वो कर लिया जाए। मैंने सोचा भी था कि मेरे पास अगर टाइम बचेगा तो मैं करूँगी RD शर्मा, बट आई वॉज़ नॉट एबल टू मैनेज विद इट। तो मैं मैनेज नहीं कर पाई, बट आपसे अगर हो पा रहा है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। तो मैथ्स के लिए शोभित भैया थे, मैंने उनसे पढ़ी थी मैथ्स। अब आगे के सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, दैट इज़ साइंस। साइंस में मैंने कम्प्लीटली PW को फॉलो किया था। साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी समृद्धि मैम से पढ़ी थी मैंने। मतलब कितना बढ़िया पढ़ाते, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इतना बढ़िया तरीके से वो बायो को कंप्लीट कराते हैं, हर एक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं मैम। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरह से वो सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में फ़िट कर देंगी, इतना बढ़िया तरीके से। इवन मैं आपको बताऊं कि मैं जब 11th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, आई एम फीलिंग लाइक ये मैम ने जिस तरह से कंसेप्ट क्लियर कराए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने के लिए ही नहीं, बल्कि 11th क्लास की बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। सो बायोलॉजी के लिए बेस्ट समृद्धि मैम है। उसके बाद एंड ऑफ कोर्स मैं ये अपने ओपिनियन के हिसाब से कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हूँ, एंड हर एक इंसान को अलग अलग टीचर से समझ में आता है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो जिनसे आपको समझ में आए। फॉर फिज़िक्स आई वॉज़ फॉलोइंग रक्षक सर। रक्षक सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका जो अप्रोच है वो हमें इवन जो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन कराते थे वो अप्रोच भी सिखाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। सो फिज़िक्स के लिए आई वॉज़ फॉलोइंग रक्षक सर। एंड फॉर केमिस्ट्री भाई सुनील सर को मैंने फॉलो किया था, वहीं सारे के सारे PW के हैं।
सुनील सर ने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था जब बच्चे ऐसे मैसेज करके बताते थे कि सर आप भैया बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हो, बट वो एक्चुअली जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो बताते थे वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए होती है। और 11th क्लास में आप फ़ील करोगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर करवाया है 11th क्लास में आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा, आप थोड़ी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने में सुनील भैया ने बहुत हेल्प करी थी। सो दैट्स इट, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। अब साइंस हो गया, साइंस के लिए भी कुछ कुछ डिटेल चीज़ें मैं आपको बाद में बाकी की वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। आप भी कमेंट में बताना कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए हैं। देन अभी हो गया साइंस हो गया। अब आ जाते हैं संस्कृत पे। वेल एक्चुअली आई वाज अ संस्कृत स्टूडेंट, मैंने हिंदी नहीं ली थी, संस्कृत लिया था। तो जो लोगों का के पास संस्कृत है तो उनके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ डेफिनेटली। सो संस्कृत में भी मेरा कम्युनिकेटिव कोर्स था। सो मतलब जो कोर्स ए होता है संस्कृत का वो वाला था कम्युनिकेटिव। तो मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं बता दूँ कि जो मणिका वाला बुक होता है वो हमारा था। तो मेरा मणिका बुक था, जिनका शेमुशी है उसका तो मैं नहीं बता सकती बिकॉज़ मैंने नहीं पढ़ा था। तो मणिका जो बुक है, मतलब देखो मैंने संस्कृत के लिए किसी भी ऑनलाइन टीचर को फॉलो नहीं किया था। संस्कृत के लिए 110% मैं अपने स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंडेंट थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। क्योंकि आपको संस्कृत में भी ध्यान में रखना है कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो, बिकॉज़ संस्कृत में आपको क्या होता है ना कि डायरेक्ट आपका ग्रामर ही चेक किया जाता है। आपको अनसीन पैसेज में पैसेज दे दिया जाएगा, आपको जो पढ़े हुए आपके चैप्टर की चीज़ें हैं वो भी आपको पैसेज के फॉर्म में दे दी जाएंगी। आपको किसके ऊपर फोकस करना है, ग्रामर के ऊपर। आप ऐसा नहीं कि चैप्टर को रटने बैठ गए हो कि हाँ मुझे ये याद करना है, इसका नाम ये था वो था, नो नीड। संस्कृत में मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप ग्रामर को एकदम स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि हर जगह पे आपको ग्रामर पूछी जाएगी। जैसे कि अगर आप अनसीन पैसेज कर रहे हो उसमें भी आपको लास्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस करने हैं। फिर अगर आप ग्रामर का तो अलग सा सेक्शन होता ही है बहुत सारा। उसके बाद अगर आप जो हमारे पढ़े हुए जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी लास्ट में 2 क्वेश्चंस ग्रामर के पूछ लिए जाते हैं। तो मेक श्योर टू मेक योर ग्रामर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ग्रामर को अच्छे से कर लेना। संस्कृत इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, मेरी भी संस्कृत में 100 आए हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास संस्कृत है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। गलती एक बच्चे करते हैं कि हाँ संस्कृत तो बहुत स्कोरिंग है, इसमें क्या पढ़ना, हम हमारे मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। भाई संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है, उसको भी आपको अटेंशन देनी है, उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप एकदम छोड़ ही दो, पढ़ो ही ना, उसको भी थोड़ा सा टाइम दो। ऑफ कोर्स इतना नहीं कि आप जितना मैथ्स में देते हो साइंस में देते हो उतना दे दो, थोड़ा सा टाइम निकाल के। वीकेंड्स पे थोड़ा सा हो गया, क्लास में अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लास में अगर अच्छा पढ़ाते तो उसमें अच्छे से सुनो एंड दैट्स इट। उसमें आपको अच्छे से सुनना होता है, जो चैप्टर समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझना होता है एंड ग्रामर क्लियर करनी होती है। देन आपका संस्कृत में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है एंड डेफिनेटली ये आपका परसेंटेज इम्प्रूव कराता है। ओके, सो संस्कृत की बातें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। एंड अगली चीज़ एसएसटी में आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। सो एसएसटी में तो मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बता सकती हूँ। तो एसएसटी में अनडाउटेबली आई वॉज फॉलोइंग दिगराज सर। मैं क्लास 6th से ही दिगराज सर को फॉलो करती आ रही हूँ। मेरे टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे वो 110% दिगराज सर की वजह से ही आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मैग्नेट ब्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम दी अनअकैडमी के वीडियोज़, सब कुछ फॉलो करके मैंने 10th क्लास में भी उन्हीं से ही पढ़ा था नेक्स्ट टॉपर्स में। सो मतलब ही इज़ दी बेस्ट टीचर फॉर एसएसटी। मतलब इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे टीचर है। बिकॉज़ अगर आप अभी उनके नेक्स्ट टॉपर्स के बैच में जाते हो, आरंभ बैच में जाते हो, देन वो एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाता है। आपके पास कोई पीपीटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही वो पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझाते हैं एंड आई लव इट दी मोस्ट। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको वो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि पिछले कुछ 5, 6, 7 सालों में आए हुए हैं। मतलब हर एक टॉपिक के बाद वो आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। मतलब कि आपका मान लो एक छोटा सा भी टॉपिक कवर हुआ तो उसका 2019 से लेकर के 2026 तक, मतलब अब हमारे एग्ज़ाम में जहाँ तक आया हुआ है, हर एक तरह का क्वेश्चन वो कराएंगे। एमसीक्यू हो गया, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, एवरी सिंगल थिंग। मतलब
हैट्स ऑफ टू दिकराज सर, मतलब वो नहीं होते ना, मेरे एसएसटी में भाई 1 मार्क आना भी पॉसिबल नहीं था। ही इज़ डेफिनेटली अ ब्रिलियंट टीचर एंड यू शुड डेफिनेटली फॉलो हिम। अब एसएसटी के लिए, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो मैं बोलूँगी बहुत सारे हैं, बट एसएसटी में 110% दिकराज सर। एंड उसके ऊपर एनसीईआरटी भी 110% ही है। एनसीईआरटी को एकदम घोंट के पी जाना है, हर एक चीज़ एनसीईआरटी के आपके टिप्स पे होनी चाहिए। डेट्स हो गए, क्योंकि भाई सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी एक लाइन से भी दे देगा तुमको क्वेश्चन। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो जो लाइंस बोलते हैं ना आपको। अगर आप दिकराज सर से पढ़ते होगे तो उन्होंने आपको बताया भी होगा कि हर एक जो लाइन होती है, ड्यूक मैटरनिक ने क्या क्या बोला था, चाहे यूजीपी मजीनी ने क्या बोला था, हर एक चीज़ आपको, स्टेटमेंट्स भी पता होनी चाहिए, ग्राफ्स पता होने चाहिए, पाई चार्ट्स पता होने चाहिए। एंड मैं एसएसटी के लिए एक सेपरेट सी वीडियो लेकर के आऊँगी, बिकॉज एसएसटी में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबा जा चुका है, सो एसएसटी में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो फॉर एसएसटी, बिकॉज मेरे 100 आए थे, तो आई कैन डेफिनेटली गाइड यू एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट मी, ओके। उसके बाद आगे की चीज़ हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे पास एआई था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, और वो मैंने भी किया था। और एंड में आते आते मुझे पता चला, जब मेरा मतलब मैथ्स, मतलब मैं सच में बता रही हूँ, मैंने एआई पढ़ा नहीं था, साल भर कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। ओनली जो हमारे पीटी एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जो हमारे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, उसमें मैं बस क्या करती थी, जो पिछले साल के पेपर्स होते थे उसको बस थोड़ा सा देख लेती थी, उनके आंसर्स को एक बार देख लेती थी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लेती थी, बस उतना करके चली जाती थी। भाई मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एंड जब मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, तब मैंने सोच लिया कि भाई उसके एक दिन पहले, एआई के बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो गैप है उसमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। एंड अगेन एआई इज़ ऑल्सो अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो क्योंकि आप देखो, आपको 50 मार्क का ये एग्ज़ाम देना होता है, 50 मार्क तो वैसे भी स्कूल से मिलने होते हैं। तो मेक श्योर कि जो इंटरनल में 50 मार्क मिलने वाले हैं वो आप अच्छे से सिक्योर कर लो। टीचर के साथ अच्छे से रहना है, और जो भी वो दे रहे हैं कर लेना, ताकि तुम्हें 50 मार्क वहाँ से तो अच्छे से मिल ही जाए। एग्ज़ाम के 50 मार्क के लिए आई वॉज़ फॉलोइंग चैनल, यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखो मैंने साल भर नहीं पढ़ा था, तो किसी बैच से करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। सो आई वॉज़ फॉलोइंग अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम था AI फॉर किड्स। उसने मतलब वो जो भैया थे, उन्होंने इतनी हेल्प की भाई, मतलब लिटरली एक दिन मैंने जो वो पढ़ा था ना, उन्होंने पूरा दिन बहुत सारे सेशंस लिए। एक दिन पहले मैंने जो पार्ट ए होता है उसको कवर किया था, और जो हमारे पास ब्रेक डे था उसमें उन्होंने काफ़ी सारे लाइव सेशंस लिए थे पार्ट बी के लिए। उसके बाद उन्होंने लाइव सेशंस लिए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट उनके स्लाइड से उठ के आ गए थे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे आ जाएगा, बट मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि आप वो फॉलो कर सकते हो। उनके जो अभी भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वो भी खुद एक IITian है, IIT मद्रास में है। सो ही डज़ नॉट टेक रेगुलर लेक्चर्स, वो एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़े बहुत लेक्चर्स ले लेते हैं, लाइव लेक्चर्स, बट आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली जो CBSE में फॉलो किया जाता है, मतलब CBSE में एक्चुअली AI के लिए एक हैंडबुक होती है, CBSE फैसिलिटेटर होता है, उसको वो वहाँ से डायरेक्टली पढ़ाते हैं। इतनी ईजी तरीके से आपको पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने वो एक दिन उनका वीडियो देखा था, आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन AI। मतलब वैसे तो वो 100 होता नहीं है, 50 मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में आता है, तो आई गॉट 50 आउट ऑफ 50 इन AI। तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो कर सकते हो, उस चैनल को। एंड दैट्स इट, सारे सब्जेक्ट्स वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड डेफिनेटली अभी मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी। देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट डूइंग दी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड PYQs एट्सेट्रा। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अभी से ही आप करना स्टार्ट कर दो। आप बोलोगे भाई हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, कैसे कर ले? देखो बात ये है कि अभी आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टाइम है ना। आप अभी मई में हो, आपका एग्ज़ाम जाके अगले मार्च में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है। तो आप क्या करो, अभी देखो मई हो चुका है, आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स ख़त्म भी हो चुके होंगे। अब आप क्या करो, CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, उनको डाउनलोड करो, उनकी अलग से सेपरेट फ़ाइल बना के रखो।
एंड जब कभी भी आप मतलब ऐसा वेट मत करो कि मेरा ये चैप्टर एकदम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा देन आई विल गो टू दैट। नहीं, आप अगर देखो आपको ब्रेक मिला है, आप खोलो एक पेपर, उसमें से कुछ MCQs करना स्टार्ट कर दो। देखो मैं क्या करती थी ना, मतलब इवन बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे मैं जब कभी भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती थी, मैं SST के MCQs खोल देती थी एंड MCQs करने लगती थी, फिर उसको चेक करती थी। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे SST के MCQs करना बहुत मज़ा आता था। सो आप ऐसा करो कि आप जितने भी आपके चैप्टर्स हुए हैं आप उनमें से ढूंढ ढूंढ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब जब आप क्वेश्चंस को करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक हो रही है कि नहीं जिस लेवल पे बोर्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है। अब जब आपको इस टाइम पे रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाँ मेरा अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम रह रहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन की तरीके को चेंज कर सकते हो। तो अभी से आप पेपर्स उठाओ, जब कभी भी आप फ्री हो, संडे का दिन है या फिर कुछ भी है, आप स्क्रॉल करके देखो कि कौन से चैप्टर्स के आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, आपने कौन से चैप्टर कर लिए, उसके क्वेश्चंस एक एक करके ढूंढो एंड उसको करने की कोशिश करो। एंड अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो आपका हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि मेरे चैप्टर में उस जगह पे मेरा थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक रह गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उस चीज़ के ऊपर अच्छे से वर्क कर पाओगे। सो डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग एंड मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताना कि हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा सोच के मत पढ़ो कि मुझे मार्क्स लाने हैं। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज क्लास 10th इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट। और जिस दिन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है। तो अब देखो बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसी कंसेप्ट के अंदर से ही आने वाला है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन डेफिनेटली आप कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मेक श्योर टू ईजीली डू योर कंसेप्ट्स, मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड अभी इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई एम सो सॉरी वीडियो इतना लंबा चला गया, बट अगर आपको और चीज़ें भी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, अगर आपको और कोई डाउट्स है और कोई क्वेरीज़ है, डू कमेंट मी डाउन, मुझे बताइए ताकि मैं उसकी कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने वीडियोज़ के थ्रू ले आऊँ। एंड SST के लिए मैं प्लान कर रही हूँ एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से आपको SST करनी है। तो SST के लिए मैं एक वीडियो लाने की सोच रही हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू so much for watching the complete video till the end and bye bye.